नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि आप इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में फ़र्स्ट टाइम हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे आप इंडिया से एंटर करेंगे और फाइनली जो भी कंट्री में आप जाने वाले हैं वहाँ के एयरपोर्ट तक आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपकी हवाई यात्रा बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी टिकट। आपकी टिकट के ऊपर लिखा होगा आपका टर्मिनल नंबर। जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर कई बार जो बड़े शहर होते हैं वहीं पे होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप चेक कर लीजिए कि आपकी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल से उड़ने वाली है। तो जैसे दिल्ली में T1 टर्मिनल है, T2 टर्मिनल है, T3 टर्मिनल है, जो भी आपकी फ़्लाइट के ऊपर मेंशन है टिकट के ऊपर, आपको वहीं पे जाना है। जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अगर आपको कैब छोड़ने जा रही है या फिर कोई रिश्तेदार छोड़ने जा रहे हैं, तो हम हमेशा डिपार्चर गेट के ऊपर जाते हैं। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लिखा होता है ऐसे, एक जगह अराइवल्स, एक जगह डिपार्चर। तो हमें जब फ़्लाइट पकड़नी है तो हमेशा हमें डिपार्चर गेट की तरफ जाना है। तो हम डिपार्चर गेट के ऊपर पहुंच गए। अब गेट पे पहुंचने के बाद हमें एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना है। उसके लिए हमारे हाथ में होना चाहिए हमारा पासपोर्ट और उसके साथ होनी चाहिए हमारी टिकट। अगर हमारे पास हमारी टिकट का प्रिंट आउट नहीं भी है तब भी काम चलेगा, हम मोबाइल में अपना ई प्रिंट दिखा के एंटर कर सकते हैं। तो हमने एंट्री पे सिक्योरिटी जो होती है उनको अपना ई टिकट या फिर प्रिंट आउट दिखा के साथ में पासपोर्ट दिखा के एंट्री कर ली। और हमेशा कोशिश करिए कि कम से कम आप 3 घंटे तक पहले आपका जो भी फ़्लाइट टाइम है एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। अब हमने एंट्री कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये देखना है कि हमारी एयरलाइन कौन सी है, तो उसी के काउंटर पे हमें जाना है। तो हर एक एयरलाइन के अलग अलग काउंटर बने होते हैं, तो जो भी आपकी एयरलाइन है आप उसका काउंटर देख लीजिए और वहाँ पे चले जाइए। इसे कहते हैं चेक इन काउंटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जब भी हमारी लाइन आती है तो जो भी एयरलाइन स्टाफ है वो हमारे बैग को वे करेंगे। तो जो हर एक एयरलाइन की अलग अलग बैग की कैपेसिटी होती है, तो जिसके बारे में आपकी टिकट के ऊपर लिखा होता है कि आप इस एयरलाइन में इतना किलो सामान ले जा सकते हैं, जो कि 25 से 30 किलो हो सकता है, डिपेंडिंग जो भी आपकी टिकट के ऊपर मेंशन है। तो वो आप पहले से ही चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। तो आप पहले बैग का वेट होगा, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो आपकी टिकट चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको जो है आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा। और जो आपका बैग के ऊपर एक टैग लगेगा, वो टैग का एक पार्ट जो है आपकी बोर्डिंग पास पे लग जाएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि ये बैग आपका ही है। और बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा होता है हमारा बोर्डिंग टाइम और हमारा गेट, मतलब हमारी फ़्लाइट जो है वो कौन से गेट से उड़ने वाली है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं। कई बार तो जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वो अगर करीबी देश है, जैसे कि अगर वो सिंगापुर है, तो हो सकता है कि हमारी फ़्लाइट जो है सीधा ही सिंगापुर चली जाए और बीच में कोई भी जगह किसी भी दूसरे देश में ना रुके। तो फिर तो हमें उस केस में एक ही बोर्डिंग पास मिलेगा। पर अगर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जैसे सपोज़ करो हम यूएसए जा रहे हैं, जैसे जब मैं यूएसए गई थी तो पहले मेरी फ़्लाइट लंदन में रुकी, उसके बाद लंदन से रुकने के बाद फिर वो यूएसए गई। तो इस केस में मेरे को 2 बोर्डिंग पास मिले थे। पहला बोर्डिंग पास दिल्ली से लंदन तक का और उसके बाद दूसरा बोर्डिंग पास लंदन से यूएसए तक का। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो मेरे को अभी फ़िलहाल अपने हाथ में रखना है वो दिल्ली से लंदन का बोर्डिंग पास अपने हाथ में रखना है जब मेरा सिक्योरिटी चेक होगा। और जो दूसरा बोर्डिंग पास है मुझे उसको संभाल के अपने बैग में रख लेना है। और जो सेकंड नंबर का बोर्डिंग पास होगा उस पर वो टैग लगा होगा जहाँ पे फाइनली मैंने जो सामान जमा कराया वो मिल जाएगा। तो अब हमने सामान जब एक बार जमा करा दिया ना, तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो फाइनली वहीं पे मिलेगा जहाँ पे हम फाइनली जिस कंट्री में जाने वाले हैं, मतलब यूएसए में ही वो सामान मिलेगा। अब हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया, अपना सामान जमा करा लिया, अपने कंधे पे वो बैग टांग लिया जो हम एरोप्लेन में अपने साथ लेके जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें सिक्योरिटी चेक कराना है। तो सिक्योरिटी चेक
इंटरनेशनल फ़्लाइट का अलग होता है और डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में ही फ़्लाइट जा रही है उसका अलग होता है। तो आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट का सिक्योरिटी चेक कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप अपना बैग लेके चले जाइए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में क्या होता है कि आपको अपना पर्स, मोबाइल, हाँ, और जब हमारा चेक इन करते हैं तो बैटरी बैकअप जो है हमेशा उसी बैग में रखना है जो हम अपने साथ एरोप्लेन में लेके जा रहे हैं। जो लगेज होता है उसके अंदर बैटरी बैकअप जो है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि कई बार एरोप्लेन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो बैटरी बैकअप या फिर चार्जर जो है वो हमेशा हमें अपने बैग में रखना है जो हम अपने साथ एरोप्लेन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अब हमने अपना सिक्योरिटी चेक करा लिया। सिक्योरिटी चेक में जो भी हमारा कैबिन बैग है उसका एक्सरे होगा और ये सारे लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, ये सब हमें ट्रे में रखना होगा और ये सारी चीज़ें स्कैन होंगी। तो जब ये सब कुछ स्कैन हो जाएगा तो वो हमारे बोर्डिंग पास के ऊपर स्टैंप लगा देंगे कि सिक्योरिटी चेक हो गया है। और यहाँ पे कोई भी लिक्विड अलाउड नहीं होता, तो अगर आपके पास पानी की बॉटल भी है तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पानी वहीं से ख़रीद लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप घर से लेके जाते हैं तो हो सकता है आपको पानी पूरा फेंकना पड़े या फिर बॉटल भी फेंकनी पड़े, क्योंकि एक लेवल के छोटा सा ही लिक्विड की बॉटल अलाउड होती है, उससे ज़्यादा आप अंदर नहीं लेके जा सकते। अब यहाँ तक जो प्रोसेस है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट का और इंटरनेशनल फ़्लाइट का सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमें जाना होता है थ्रू इमिग्रेशन। तो जब हम सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं उसके बाद आता है इमिग्रेशन। तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। वो देखेंगे कि आपके पासपोर्ट पे सही वीज़ा लगा हुआ है कि नहीं। जिस भी आप देश में जा रहे हैं उसका वीज़ा होना ज़रूरी है। कई कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल होता है, जैसे कि अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास पहले से वीज़ा नहीं भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप यूएस से जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ का वीज़ा आपके पास पहले ही होना चाहिए। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो देखेगा कि आपका वीज़ा सही है कि नहीं। वो पूछेगा कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पे कहाँ रहने जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको बस इन सवालों के जवाब देने हैं और उनको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके वीज़ा के ऊपर स्टैंप लगा देंगे। इसका मतलब है कि वो बता देंगे कि इस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो। तो सपोज़ करो अगर किसी का 30 डेज़ का वीज़ा का डेट है, तो आज से वो डेट स्टार्ट होके अगले 30 दिन तक वो इंसान उस कंट्री में रह सकता है। तो डिपेंडिंग कि आपका वीज़ा कितने दिनों का लगा है। तो अब आपने जब इमिग्रेशन करा लिया तो अब आपके बोर्डिंग पास के ऊपर 2 स्टैंप लग गई, एक सिक्योरिटी चेक वाली और एक इमिग्रेशन चेक वाली। अब सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई। जब आप इमिग्रेशन करा लेंगे तो फिर वहाँ पे आ जाएंगी शॉप्स, रेस्टोरेंट या फिर वेटिंग लॉन्ज या फिर बिज़नेस क्लास लॉन्ज, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप रेस्टोरेंट में कुछ खा सकते हैं, वहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी होती है। पर नॉर्मली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़े होते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि टिकट के ऊपर चेक कर लीजिए कि आपका बोर्डिंग जो गेट नंबर है वो कौन सा है। तो आप वहाँ के आसपास ही रहिए, क्योंकि कई बार इतना लंबा चलना होता है, फिर एंड में कहीं हम घबराहट ना हो जाए, तो इसलिए हमेशा ही अपने गेट के आसपास ही रहिए। तो अगर आप गेट के आसपास ही रहेंगे तो आप आराम से रिलैक्स करके वेट कर सकते हैं, या फिर उसके पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, या फिर जो भी मार्जिन है उसका ध्यान रखिए। अब वहाँ से जो भी आप सामान खरीदते हैं, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसका आपको वेट नहीं चेक करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे आप जो भी खरीदते हैं वो आप डायरेक्टली अपने कैबिन में लेके जा सकते हैं। पर हाँ, ज़रूरी ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी कि अगर आप की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब कि आप यूएस से जा रहे हैं और लंदन में आपकी फ़्लाइट जो है वो रुकने वाली है, तो यहाँ पे आप लंदन में एरोप्लेन के अंदर नहीं बैठे रहेंगे। वो आपको एरोप्लेन से उतारेंगे, आपको नीचे जाना होगा, आपको अब अपना दूसरा लंदन वाला बोर्डिंग पास जो है उसको निकालना होगा। फिर उसके बाद दोबारा से आपका सिक्योरिटी चेक होगा और फिर दोबारा आप एरोप्लेन के अंदर एंटर करेंगे। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब आपका गेट नंबर, अब आपने शॉपिंग कर ली, अब आप अपने गेट नंबर के पास पहुंच जाइए। जो भी आपकी टिकट के ऊपर बोर्डिंग टाइम लिखा है वह उस समय तक आपको अपने बोर्डिंग गेट के ऊपर पहुंच जाना है। अब ध्यान रखिए, बोर्डिंग टाइम
और फ़्लाइट टाइम में फ़र्क होता है। बोर्डिंग टाइम हाफ़ एन आवर पहले होता है, जिससे कि सारे लोग अंदर एंटर कर जाएं और सही समय पे फ़्लाइट उड़ सके। तो कई बार ये कंफ्यूजन ना हो कि मेरी फ़्लाइट तो 7 बजे है, तो मैं अगर 6:45 बजे भी गेट पे जाऊँ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। बोर्डिंग टाइम अगर आपकी फ़्लाइट 7 बजे तो मोस्टली वो 6:30 बजे आपका बोर्डिंग टाइम होगा। अब आप एरोप्लेन के अंदर चले गए। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं उनकी ज़्यादातर ऐसे होता है, एक 3 सीट इधर, 3 सीट बीच में और 3 सीट साइड में। तो आप ज़रूरी अपनी सीट नंबर चेक कर लीजिए। जो विंडो सीट है वो तो विंडो सीट ही कहलाती है। फिर एक सेंटर सीट और आइल सीट, मतलब जो सीधा बाहर को खुलती है। तो आप अपने ऊपर जो ओवरहेड बिन है वहाँ पे अपना सामान रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए। और अगर आपको एरोप्लेन के अंदर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम बने होते हैं, और वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम ना लिखा हो के लेबॉर्ट्री लिखा होता है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। वैसे तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि वेयर इज़ वॉशरूम, पर वैसे जानकारी के लिए तो जो भी एरोप्लेन के वॉशरूम होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है लेबॉर्ट्री। फिर उसके बाद हाँ, अब काफ़ी लोगों को स्मोक करने की भी आदत होती है, पर एरोप्लेन में हर एक एरिया स्मोकिंग जोन नहीं होता। इन केस आपके एरोप्लेन में अगर स्मोकिंग अलाउड है तो एक अलग से जगह बनी होगी जहाँ पे आप जाके स्मोक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी जाके स्मोक कर लीजिए, तो एक अलग से जगह बनी होगी, वहीं पे आप स्मोक कर सकते हैं और बाकी किसी भी जगह पे स्मोक नहीं कर सकते। और नॉर्मली जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो अपने साथ ज़रूर एक जैकेट या फिर शॉल वो भी देते हैं, पर ज़रूर आप भी अपने साथ एक अगर शॉल रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और हाँ, अगर हम फ़ॉरेन जाते हैं तो डेफ़िनेटली अगर कोई यूएसए जा रहा है तो उसके पास यूएस डॉलर होना चाहिए। तो अगर आप घर से नहीं लेके आए तो एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका कुछ एक्सचेंज रेट होता है तो वो आपको देना होगा। साथ के साथ अगर आप पहले से ही सिम कार्ड ख़रीद लें जो इंटरनेशनली हो, तो वहाँ पे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको किसी से बात करनी है उस देश में जहाँ पे आप जा रहे हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, नहीं तो कई बार फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में मुश्किल हो जाती है। अब सपोज़ करो अब हमारी फ़्लाइट जो है यूएस से जा रही है, पर अब लंदन आ गया तो क्या होगा, कुछ लोग जो हैं यूएस से ही ट्रैवल करने वाले हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो लंदन में उतर जाएंगे। हमें अगर यूएस से भी जाना है तब भी हमें एरोप्लेन से उतरना पड़ेगा, तो हम अपना जो भी हमारा कैबिन बैग था उसको लेके नीचे उतरेंगे। इसलिए कहते हैं कि कैबिन बैग जो है वो ज़्यादा भारी ना रखें तो अच्छा है। फिर हम सारे लोग नीचे उतरेंगे। फिर हमें अब अपने हाथ में वो वाला बोर्डिंग पास रखना है जो लंदन से यूएसए वाला है। उतरेंगे, फिर दोबारा से लंदन एयरपोर्ट पे हमारा सिक्योरिटी चेक होगा, जहाँ पे हमें पूरा सिक्योरिटी चेक करा के फिर से हमें जो है सिक्योरिटी चेक की स्टैम्प लगेगी और फिर से हमें बोर्डिंग गेट पे जाना होगा। फिर हम एरोप्लेन के अंदर चढ़ेंगे। हो सकता है वो एयरप्लेन सेम हो सकता है कि वो एयरप्लेन जो है वो चेंज हो गया हो। और अगर हमारे पास उस कंट्री का वीज़ा नहीं है, जैसे हम तो यूएस से जा रहे हैं तो हमारे पास लंदन का वीज़ा नहीं है, तो हम वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। हम सिर्फ लंदन के एयरपोर्ट पे ही रह सकते हैं। अब हम फिर से पर हमें अपने लगेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें सीधा ही यूएसए में मिलेगा। अब हम फिर से अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठ गए और अब हम वेट कर रहे हैं यूएसए पहुँचने के लिए। अब जब हम पहुंचने वाले होते हैं तो हमें फिर से इमिग्रेशन के प्रोसेस पे जाना होता है, तो वो एयर होस्टेस जो हैं वो फॉर्म आपको प्लेन में ही दे देती हैं, जिससे कि आपको फॉर्म जो है नीचे जाके ना भरना पड़े। तो उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स होती हैं, आपका नाम होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है और 2-3 चीज़ें और होती हैं जिन्हें आपको भरना होता है। तो जब हम अब यूएसए के एयरपोर्ट पे उतर गए, अब जब हम उतर रहे होते हैं तो वो हमें बताएंगे कि हमारा जो सामान है वह कौन सी बेल्ट पे आएगा, या फिर उसको कन्वेयर भी बोलते हैं, कौन सी बेल्ट नंबर पे आएगा। आप वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने नहीं भी सुना तो आप पूछ सकते हैं, और जो लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ ही रहिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर हम एयरपोर्ट से उतर गए। अब हमें सामान लेने से पहले फिर से इमिग्रेशन के थ्रू जाना होगा। अब ये इमिग्रेशन वाले उस कंट्री के हैं जहाँ पे हम उतरे हैं। वो फिर से हमसे वो फॉर्म लेंगे जो हमें एरोप्लेन में मिला था। हम वो फॉर्म, अपना पासपोर्ट और अपने साथ रखेंगे। फिर वो फिर से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप इस कंट्री में क्यों आए हैं, कितने दिन रहने वाले हैं,
आपका इस कंट्री में आने का कारण क्या है। जब उनको सब कुछ ठीक लगेगा तो वो आपके स्टैंप लगा देंगे और फिर आप वहाँ से इमिग्रेशन करा के आप अपना सामान लेंगे। तो अब जो भी आपकी बेल्ट नंबर थी वहाँ पे जाके आप अपना सामान ले लेंगे। और अगर आपने सिम कार्ड ख़रीदा है तो जो भी आपके रिश्तेदार आए हैं वो आपका अराइवल्स में वेट कर रहे होंगे। तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे अराइवल्स में और वो आप मिलके, अगर आपके पुराने कोई रिश्तेदार हैं तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये जो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जैसे वेब चेक इन, ले ओवर, ये सब इनका क्या मतलब होता है, अगर आप इनके बारे में फिर से जानना चाहते हैं तो मैंने इनके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है कि इंग्लिश के 50 ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि आपकी हवाई यात्रा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी हवाई यात्रा बहुत ही अच्छी रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।